गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। हम आईसीएआई के स्टडी मटेरियल से सीए इंटर में टैक्सेशन में चैप्टर सेकंड पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट टैक्स में रेजिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ इनकम। हमने इसमें से इंडिविजुअल की बेसिक कंडीशन और सप्लीमेंट्री कंडीशन समझ ली थी कि कब किसी इंडिविजुअल को इंडिया में रेजिडेंट माना जाएगा या नॉन रेजिडेंट माना जाएगा या फिर नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट माना जाएगा। हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे रेफरेंस बुक में से। इसमें अब नेक्स्ट क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे थोड़ा ध्यान से समझिएगा। आपको वैसे कमेंट में पूछना चाहिए था अगर किसी ने वीडियो देखा था वो वाला, पर इस क्वेश्चन से समझ में आपको ज़्यादा क्लियर आएगा क्योंकि प्रॉब्लम होनी चाहिए थी पर आप को कमेंट में किसी ने पूछा नहीं, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखिए। डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ सुमन आ सिटीजन ऑफ इंडिया। आपको सुमन का रेजिडेंशियल स्टेटस बताना है फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25। ठीक है। पर्टिकुलर सिचुएशन 1 सिचुएशन 2, यानी एक ही क्वेश्चन को दो सिचुएशन में सॉल्व करना है। पहला, ही इज़ अ मेंबर ऑफ क्रू ऑफ अ थाईलैंड बाउंड पैसेंजर शिप। आप थाईलैंड बाउंड शिप पे काम करते हैं। ठीक है। अब ये पहली कंडीशन है, इंडियन शिप है और एक बार मानना है वो थाईलैंड की शिप है। ठीक है। एक बार तो मानना है वो इंडियन शिप है। हर शिप को जिस कंट्री में होता है रजिस्टर्ड कराना पड़ता है अपने आप को। जैसे आपके पास व्हीकल है तो आपको भी तो रजिस्टर कराना पड़ता है। नंबर प्लेट से समझ में आता है कि कौन सी स्टेट की गाड़ी और कौन सी कंट्री की गाड़ी है। ऐसे इंडियन शिप पे भी एक रजिस्टर्ड होता है, ऐसे फॉरेन शिप भी रजिस्टर्ड होती है उस देश में। ठीक है। और आप जो सुमन है वो इंडियन सिटीजन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। वोएज मतलब डिटेल, जर्नी की डिटेल दे रखी है। द शिप डिपार्ट फ्रॉम चेन्नई पोर्ट ऑन 1 जून 2023। डेट्स एंटर इन सीडीसी। आपने पढ़ा था कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में जो डेट एंटर करते हैं जाते टाइम आते टाइम वो काउंट नहीं होता, वो इंडिया में नहीं माना जाएगा क्योंकि क्रू मेंबर हैं। तो इंडिया में जिस दिन छोड़ के जा रहे हैं, जिस दिन इस रजिस्टर में एंट्री हो रही है, पासबुक की तरह बुकलेट होती है, उस दिन से लेकर जब भी लौट के आएंगे वो काउंट नहीं माना जाएगा इंडिया में पीरियड। एंड साइन ऑफ, ये लौट के आते हैं शिप 1 जून 23 को जाते हैं, 31 दिसंबर को आते हैं। ठीक है। ये पीरियड इंडिया में काउंट नहीं माना जाएगा। स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग द लास्ट 4 प्रीवियस ईयर, ये 500 दिन सेम है। रेजिडेंशियल स्टेटस प्रीवियस 10 ईयर में नॉन रेजिडेंट हैं आप इंडिया में 9 साल। स्टे प्रीवियस 7 ईयर में 720 डेज आप रहे हैं। ठीक है। तो हम अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहली सिचुएशन, आप इंडियन शिप में काम करते हैं, इंडियन सिटीज़न हैं। तो अपन ने दो बेसिक कंडीशन पढ़ी थी, याद होगा। इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करने के लिए सबसे पहले दो बेसिक कंडीशन है। अगर इन दोनों में से कोई भी एक बेसिक कंडीशन आप पूरी कर देते हैं तो आप इंडिया में रेजिडेंट बन जाते हैं। जो आपका प्रीवियस ईयर है 23-24, उसमें कम से कम 182 डेज़ और मोर आप भारत में रहे हो। पहली बेसिक कंडीशन तो यही थी। दूसरी बेसिक कंडीशन क्या थी, जो आपका प्रीवियस ईयर है 23-24, इसमें कम से कम 60 डेज़ आप भारत में रहे हो और इससे पीछे के जो 4 साल हैं उनमें कुल मिलाकर 365 डेज़ और मोर आप भारत में रहे हो। ये दो बेसिक कंडीशन है। इन दो में से कोई सी भी एक बेसिक कंडीशन पूरी करते ही आप रेजिडेंट बन जाते हैं इंडिया में। पर आपने दूसरी कंडीशन में 60 डेज़ का एक्सेप्शन भी पढ़ा था कि अगर आप इंडियन शिप पे काम करते हैं, क्रू मेंबर हैं, इंडियन सिटीज़न है और क्रू मेंबर है। ठीक है। इंडियन शिप पे काम कर रहे हैं आप। दूसरी, आप जॉब पर्पज़ के लिए इंडिया छोड़ के जा रहे हैं या फिर आप इंडियन ओरिजिन के पर्सन हैं या इंडियन सिटीज़न है, इंडिया घूमने के लिए आते हैं, तो इन 60 डेज़ की जगह कितना हो जाएगा, 182 डेज़ ही हो जाएगा। यानी जो पहली वाली सिचुएशन है वो यहाँ पे ली जाएगी। दूसरी कंडीशन में हमेशा 60 डेज़ लेने हैं, पर इसके 4 एक्सेप्शन थे। पहला एक्सेप्शन था कि आप अगर इंडियन शिप पे काम करते हैं, क्रू मेंबर हैं, इंडियन सिटीज़न हैं, इंडियन शिप पे काम करते हैं। और दूसरी कंडीशन थी आप जॉब के लिए इंडिया छोड़ के जा रहे हैं। तीसरी कंडीशन थी आप इंडियन ओरिजिन के पर्सन हैं या आप इंडियन सिटीज़न हैं और इंडिया विजिट के लिए आ रहे हैं। तो 60 डेज़ की जगह कितने लिए जाएंगे, 182 डेज़ या लिए जाएंगे। तो ये साफ साफ देखिए इंडियन सिटीज़न है, साफ साफ लिखा हुआ है पहली लाइन में कि सुमन जो है वो इंडियन सिटीज़न है और इंडियन शिप पे काम करती हैं। राइट। यहाँ पे मैं आपको पढ़ा देता हूँ वापस से प्रोविजन, क्योंकि इसी में डाउट आपको होना चाहिए था जब आपने फॉरेन गोइंग शिप की दो एक्सेप्शन पढ़े थे उसमें। पर मैं आपको यहाँ पढ़ाता हूँ, देखिए क्या डाउट होना चाहिए था आपको। इस केस में बोला गया, देखिए साफ साफ ये 182 वाली एक्सेप्शन जो मैंने आपको पेज नंबर 5 पे पढ़ाई थी आपके मॉड्यूल से, साफ साफ क्या बोला गया, इन केसेस में जो आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे 182 डेज़ लिए जाएंगे 60 की जगह। 60 की जगह 182 डेज़। पहली कंडीशन क्या है,
इंडियन सिटीजन, साफ साफ लिखा हुआ इंडियन सिटीजन हैं आप, हु लीव इंडिया ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, आप इंडिया छोड़ के जा रहे हैं एज ए मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप, देखिए साफ साफ लिखा है इंडियन शिप के क्रू मेंबर हैं, आप छोड़ के जा रहे हैं, तो ये 182 वाली एक्सेप्शन लगेगी। अगर मान लो ये फॉरेन शिप होती तो भले ही आप इंडियन सिटीजन हैं, क्रू के मेंबर हैं, पर अगर फॉरेन शिप होती तो यहाँ पे 182 डेज वाली एक्सेप्शन नहीं अप्लाई होती। अब इधर आगे पढ़ते हैं, जब आपने पढ़ा था नेक्स्ट पेज पर 6 पेज पे आपने ये पढ़ा था कि ये जो क्रू मेंबर होते हैं तो इनके पास एक CDS बुक होती है, पासपोर्ट जैसी बुकलेट होती है, जिसे आप कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट बोलते हैं। और तो जब ये इंडिया छोड़ के जाते हैं उस दिन उस बुक में एंट्री होती है कि किस दिन आप इंडिया छोड़ के गए, और जब इंडिया लौट के आते हैं एलिजिबल बॉयज उस दिन एंट्री होती है कब इंडिया लौट के। तो ये जो टाइम पीरियड है आने जाने का इंडिया में काउंट नहीं होता। इसमें इन्होंने क्या लिखा था, ध्यान से पढ़िए। ये क्या कहता है, प्रोवाइड दैट इन केस ऑफ इंडिविजुअल बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, देखिए यहाँ पे भी कह रहा है कि सिटीजन ऑफ इंडिया हैं आप, एंड अ मेंबर ऑफ क्रू ऑफ अ फॉरेन बाउंड शिप। फॉरेन बाउंड शिप का मतलब केवल ये होता है कि जो शिप इंडिया से बाहर भी जाती है और इंडिया में भी आती है। यहाँ केवल फॉरेन शिप नहीं लिखा हुआ है, फॉरेन बाउंड शिप का मतलब होता है जो शिप इंडिया से बाहर भी जाएगी और इंडिया में भी लौट कर आएगी। अब ये केवल फॉरेन बाउंड शिप बोल रहा है, और वहाँ पे क्या बोला गया था, इंडियन क्रू मेंबर, इंडियन सिटीजन और इंडियन शिप होना चाहिए, तो 182 डेज हो जाएंगे। इंडियन शिप होना चाहिए, बेसिक कंडीशन यहाँ पे है, ठीक है। थोड़ा सा और इसको मैंने लिख के समझा देता हूँ, ये दोनों प्रोविजन आपस में क्लैश कर रहे हैं, देखिए कैसे। सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 क्या कह रहा है, आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए, एक मेंबर होने चाहिए क्रू के, इंडियन शिप के मेंबर होने चाहिए। जबकि ये एक्सप्लेनेशन जो है पेज नंबर 5 पे, आप 6 पे ये कह रही है इंडियन सिटीजन होना चाहिए, मेंबर ऑफ क्रू होना चाहिए ऑफ फॉरेन बाउंड शिप। फॉरेन बाउंड शिप का मतलब मींस नीड नॉट बी इंडियन शिप, जरूरी नहीं कि इंडियन शिप हो, आप फॉरेन शिप भी हो सकती है इस वाले पॉइंट में। तो अब कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है, मान लो मैं क्रू मेंबर हूँ और फॉरेन शिप पे काम करता हूँ, इंडियन सिटीजन भी हूँ, तो क्या 182 डेज लिए जाएंगे या 60 डेज लिए जाएंगे। यहाँ पे कन्फ्यूज़न ये होता है कि मैं इंडियन सिटीजन हूँ, पहली कंडीशन, मैं क्रू मेंबर भी हूँ, मैं दोनों शर्तें पूरी करूँ, बस मैं फॉरेन शिप पे काम करता हूँ, इंडियन शिप नहीं है, तो मेरे लिए इंडियन शिप के लिए 182 डेज लेंगे और फॉरेन शिप के लिए 60 लेंगे क्या, बिल्कुल। फॉरेन शिप अगर है तो 60 डेज लेने, वहाँ 182 डेज नहीं लेने, यही समझाने का मोटिव है आपको। अगर आप इंडियन शिप पे काम करते हैं, इंडियन सिटीजन हैं, इंडियन क्रू मेंबर हैं, तब तो 60 की जगह 182 डेज लिए जाएंगे। पर अगर आप इंडियन सिटीजन हैं, इन क्रू मेंबर हैं, पर आप फॉरेन शिप पे काम करते हैं, तो 60 डेज ही लिए जाएंगे, क्योंकि 182 डेज वाली जो एक्सेप्शन है वो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 182 डेज लिए जाएंगे 60 की जगह। अगर आप इंडियन सिटीजन है पहली कंडीशन, आप क्रू मेंबर है दूसरी कंडीशन, और इंडियन शिप के क्रू मेंबर होने चाहिए। अगर आप फॉरेन शिप के क्रू मेंबर हैं तो 182 वाला एक्सेप्शन नहीं लगेगा, फिर तो वहाँ 60 डेज लिए जाएंगे। अब आ जाएगा आपको समझ में एग्जाम्पल। तो देखिए पहले केस में दोनों कंडीशन पूरी हो रही है, सुमन एक इंडियन सिटीज़न है, ठीक है, और ये क्रू मेंबर भी है, साफ साफ लिखा हुआ है, और ये इंडियन शिप है, जो इंडियन शिप है इस पे काम करती हैं। तो आपने पढ़ा था कि दूसरी कंडीशन में 60 की जगह 182 डेज हो जाएंगे, यानी ये कंडीशन ऐसे रीड होगी 182 डेज और उससे ज़्यादा प्लस 4 साल में 365 दिन या उससे ज़्यादा भारत में रहे हो। अब चेक करते हैं, तो ये प्रीवियस ईयर में कब इंडिया छोड़ के गई हैं, देखिए 1 जून को इंडिया छोड़ के गई हैं और दिसंबर को लौट के आई हैं, तो ये टाइम पीरियड इंडिया में काउंट नहीं होगा। इसे एलिजिबल वॉयज बोला जाता है, यात्रा इसे बोला जाता है। आपने पढ़ा था कि जो CDC जो आपके पास पासपोर्ट जैसी बुकलेट होती है, कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, उसमें जाने का दिन भी एंटर होता है, आने का दिन भी एंटर होता है, और ये जो टाइम पीरियड होता है बिटवीन, ये काउंट नहीं होता इंडिया में। तो ठीक है, अब काउंट करना शुरू करते हैं। अप्रैल में 30 डेज आप भारत में रहे, मई में 31 डेज आप भारत में रहे, जून में तो आप चली गए इंडिया छोड़ के दिसंबर तक, फिर जनवरी में 31 डे, फिर फरवरी में 28 डेज, 29 लीप ईयर है सॉरी 29 डेज, और मार्च में 31 डेज, यानी आप इतने ही दिन इंडिया में रहे। ये अप्रैल, ये मई, जून से लेकर दिसंबर तक तो आप इंडिया से बाहर रहे, ये जनवरी, ये फरवरी और ये मार्च 24 तक की तो गिनना है अपन प्रीवियस ईयर। आप इन सब का टोटल करेंगे अब, ठीक है, 30, 30, 60, 30, 90, 90, 30 अपने हो गए अपन 120, और ये 120 और 148, 1, 2, 3, ठीक है, 151 डेज, राइट। अच्छा सॉरी, तो 29 डेज है ना,
29 डेज है तो ये 152, लीप ईयर है तो 152 डेज हो गए यहाँ पर। तो 152 डेज ही आप इंडिया में रहे। पहली बेसिक कंडीशन पूरी हो रही नहीं सर, पहली तो नहीं हो रही। दूसरी पूरी नहीं हो पाएगी क्योंकि आप इंडियन शिप पे काम करते हैं, इंडियन क्रू मेंबर हैं, तो 60 की जगह 182 डेज लेने हैं, वो भी पूरी नहीं हो पाएगी। तो कोई भी बेसिक कंडीशन आप पूरी नहीं कर पा रहे तो आपको इंडिया में नॉन रेजिडेंट बोला जाएगा। आपका पहला आंसर आ चुका है नॉन रेजिडेंट। आई होप ये समझ में आ गया होगा। सेकंड सिचुएशन देखते हैं। अब आप थाईलैंड शिप पे काम करते हैं, अब बदल जाएगी सिचुएशन। वो तीनों कंडीशन आपको चेक करनी है। आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए, क्रू मेंबर होनी चाहिए और इंडियन शिप होनी चाहिए, तब 60 वाली एक्सेप्शन में 182 डेज हो जाएंगे। पर इस बार ये इंडियन शिप नहीं है, इस बार थाईलैंड शिप है, तो नॉर्मल प्रोविज़न अप्लाई होंगे। फिर यहाँ 60 की जगह 182 डेज नहीं होगा, फिर वही रूल होगा कि प्रीवियस ईयर में कम से कम 60 डेज और उससे पहले के 4 सालों में 365 डेज और मोर आप भारत में नहीं हो। वापस समझने, आपने पढ़ा था कि अगर आप इंडियन सिटीज़न हैं और क्रू मेंबर हैं, किसी शिप पे काम करते हैं और वो शिप कौन सी होनी चाहिए, इंडियन शिप होनी चाहिए, तब तो सेकंड कंडीशन जो है बेसिक, उसमें 60 की जगह 182 डेज हो जाएंगे। पर अगर आप क्रू मेंबर हैं, इंडियन सिटीजन भी है, पर आप फॉरेन शिप पे काम करते हैं, इंडियन शिप नहीं है, तो फिर वो 60 बेसिक कंडीशन वही रहेगी, 60 डेज ही रहेंगे, वहाँ पे 182 डेज वाली एक्सेप्शन नहीं लगेगी। तो यहाँ पे तो ये 151 डेज रह ही रहे इंडिया में वही सेम। तो ये पहली बेसिक कंडीशन तो नहीं कर रहे पूरी, पर ये सेकंड तो कर ही देगा ना इस बार। प्रीवियस ईयर में कम से कम 160 डेज रहना है, तो ये तो 152 डेज रह रहा है, अब वो अपने काउंट कर ही लिया। प्लस प्रीवियस ईयर से पीछे जाना है 4 साल और इन 4 सालों में कुल मिलाकर 365 डेज और मोर आपको भारत में रहना है, वो भी रह रहे हैं, पूरी कर रहे हैं। क्वेश्चन साफ साफ बोल रहा है ये पिछले 4 सालों में 500 दिन इंडिया में है, तो ये दूसरी बेसिक कंडीशन पूरी कर रहे हैं। दोनों में से कोई भी एक बेसिक कंडीशन पूरी कर देते हैं तो आप क्या बन जाते हैं, रेजिडेंट बन जाते हैं, आप भारत में रेजिडेंट बन गए। अब ये देखने के लिए कि आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट बने या नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट बने, कुछ 2 सप्लीमेंट्री कंडीशन है वो भी आपको चेक करनी होती हैं। पहली सप्लीमेंट्री क्या है, प्रीवियस ईयर से पीछे जाना है 10 साल, उन 10 सालों में से कोई से भी 2 साल आप भारत में रेजिडेंट होने चाहिए, कोई से भी 2 सालों में भारत में आप रेजिडेंट होने चाहिए। और रेजिडेंट बनने के लिए करना क्या होता है, कोई भी एक बेसिक कंडीशन आपको पूरी करनी होती है। और दूसरी क्या थी, जो प्रीवियस ईयर है उससे पीछे जाना है 7 साल, उन 7 सालों में 730 डेज और मोर आप भारत में रहे हो, कम से कम 730 दिन या उससे ज़्यादा आप भारत में रहे हो। ये दोनों कंडीशन पूरी करते हैं अगर आप, और एक कंडीशन बेसिक पूरी कर रहे हैं तो आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाएंगे। यानी एक बेसिक कर दी कोई सी भी और दोनों सप्लीमेंट्री, तब तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाएंगे आप। और एक बेसिक पूरी करते हैं और एक सप्लीमेंट्री करते हैं, एक भी नहीं करते, एक करते हैं एक भी नहीं करते, तो नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाते हैं। तो अब देखते हैं ये कौन सी पूरी कर पा रही हैं। देखिए पिछले 10 साल में से 9 साल इंडिया में नॉन रेजिडेंट है, नहीं कर पाएंगी पहली वाली पूरी। 10 में से कम 2 साल तो इंडिया में रेजिडेंट रहना पड़ता है ना, तो ये तो नॉन रेजिडेंट है, तो ये पूरी नहीं हो रही। जब ये पूरी नहीं हो रही तो आगे वाली चेक ही नहीं करनी ना, क्योंकि दोनों पूरी करने पे तो ऑर्डिनरी बनेंगे। अगर एक भी पूरी नहीं करी, एक भी कर दी, तो फिर क्या बनेंगे, नॉन ऑर्डिनरी। तो आपका आंसर होगा ये नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। आंसर आ गया यहाँ पर, नॉन और रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। आई होप समझ में आ गया होगा आपको यहाँ तक। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन करते हैं फटाफट। देखिए, डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेट ऑफ मिस्टर इंडिया अ सिटीजन ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, सिटीजन ऑफ इंडिया होता है तो अब पढ़ा था, दूसरे केस में एक्सेप्शन हो जाता है, 60 की जगह 182 डेज हो जाते हैं। इन द फॉलोइंग सिचुएशन फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 आपको उनका रेजिडेंशियल स्टेटस बताना है, मतलब रेजिडेंट है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है। ही लीव फॉर यूएस, वो यूनाइटेड स्टेट्स के लिए निकल गए, अमेरिका के लिए 1 जुलाई 23 को जा रहे हैं। हिज स्टे ड्यूरिंग इंडिया ड्यूरिंग द लास्ट 4 ईयर इज़ 100, 75, 75 और 150। पिछले 4 साल भारत में वो इतने दिन रह के गए हैं, ठीक है। तो ये 100 + 150 250 + 400 डेज हो रहा है तो टोटल, ठीक है। सिचुएशन 1, सिचुएशन 2, यानी एक ही क्वेश्चन को 2 बार सॉल्व करना है। पर्पस फर्स्ट, एक तो वो जॉब के लिए जा रहे हैं, लीव फॉर एम्प्लॉयमेंट। एक बार आपको मानना है वो जॉब के लिए इंडिया छोड़ के जा रहे हैं, एक बार मानना है वो घूमने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो पहले हम जॉब के लिए, और रेजिडेंशियल स्टेटस दे रखा है पिछले 10 सालों में, इनका तो है ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। और पिछले 7 सालों में टोटल ये दे रखा है 1800 दिन ये रहे। सेकंड सिचुएशन में 1800 दिन रहे हैं पिछले 7 सालों में कुल मिलाकर इंडिया में, ठीक है। आंसर निकालना है। देखिए, सबसे पहले आप जॉब के लिए छोड़ के जा रहे हैं तो वही सबसे पहले बेसिक कंडीशन अपन रिवाइज करते हैं, कम से कम 182 डेज और मोर आप भारत में रहे हो। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, सुनने से जल्दी याद हो जाता है।
बार बार बोलने से भी याद होता है, आप सुन रहे हैं। 182 डेज और मोर आप भारत में रहे हो, जो आपका प्रीवियस ईयर 23, 24 करंट वाला, और जो प्रीवियस ईयर है उससे ठीक पहले के प्रीवियस ईयर में कम से कम 60 दिन 23, 24 में, और उससे पीछे जाना है 4 साल। इन 4 सालों में कुल मिलाकर 365 डेज और मोर आप भारत में रहे हों। इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन पूरी कर दें तो आप क्या बन जाते हैं, रेजिडेंट बन जाते हैं। पर दूसरी कंडीशन में 60 की जगह 182 डेज लिए जाएंगे। इन सिचुएशन में पहला, अगर आप इंडियन सिटीज़न हैं, इंडियन और क्रू मेंबर हैं और इंडियन शिप पे काम करते हैं तो 182 डेज लिए जाएंगे 60 की जगह। इंडियन सिटीज़न हैं और क्रू मेंबर हैं, इंडियन शिप पे काम करते हैं तो दूसरी कंडीशन, आप जॉब के लिए इंडिया छोड़ के जा रहे हैं। तीसरी कंडीशन, आप इंडियन ओरिजिन के पर्सन हैं। चौथी कंडीशन, आप इंडियन सिटीज़न हैं और विजिट के लिए आए हैं इंडिया में। तो ये चारों केसेस में 182 डेज हो जाएंगे 60 की जगह। क्वेश्चन साफ साफ बोल रहे हैं आप जॉब के लिए इंडिया छोड़ के जा रहे हैं तो इस बार 60 की जगह कितने लेने हैं आपको, 182 डेज लेने हैं। अब करते हैं सॉल्व। पहला केस, ये कब जा रहे हैं इंडिया छोड़ के, साफ साफ लिखा हुआ है क्वेश्चन में, लीव फॉर यूएस 1 जुलाई 23 को यूएस निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये अप्रैल में इंडिया में रहता है। अपना प्रीवियस ईयर अप्रैल 23 से शुरू होता है, तो अप्रैल में इंडिया में 30 दिन, मई 23, मई में 31 डेज और जून में भी 30 डेज। बस उसके बाद तो ये अमेरिका चले गए, फिर आए नहीं। ठीक है, तो टोटल आप कितने दिन रहे, केवल 91 डेज ही आप इंडिया में रहे प्रीवियस ईयर 23, 24 में। तो पहली बेसिक कंडीशन पूरी नहीं हो रही, दूसरी भी बेसिक कंडीशन पूरी नहीं हो पाएगी क्योंकि ये दोनों साथ में पूरी करनी है ना, प्लस लग रहा है। 182 डेज तो हो ही नहीं पाएंगे। चलो पिछले 4 साल में तो क्वेश्चन बोल रहा है 100 + 75 + 75 250 + 150 400। तो चलो ये तो आप पूरी कर देंगे 365 वाली, पर ये दोनों साथ में पूरी होनी चाहिए। यानी प्रीवियस ईयर में कम से कम 182 डेज प्लस 4 साल में, पहले के 4 सालों में 365 दिन, तो ये पूरी नहीं कर पाएंगे, 91 डेज ही रह रहे हैं। तो पहले केस में आपका आंसर होगा ये नॉन रेजिडेंट माने जाएंगे, क्योंकि एक भी बेसिक कंडीशन पूरी नहीं कर पाते आप तो आपको नॉन रेजिडेंट बोला जाता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। दूसरी कंडीशन चेक करते हैं। दूसरा केस भी है इसमें। दूसरी बार बोल रहे हैं कि आप लीव और वेकेशन घूमने के लिए जा रहे हैं। तो जब घूमने के लिए जा रहे हैं तो ये 4 एक्सेप्शन में आप कवर नहीं हो रहे, तो दूसरी कंडीशन में कोई चेंज नहीं आएगा, वो 60 डेज रहा जाएगा। यानी प्रीवियस ईयर में कम से कम 60 डेज, उससे पिछले 4 सालों में 365 डेज और मोर। अब चेक करते हैं। तो पहले केस में प्रीवियस ईयर में कम से कम 182 डेज, ये तो आप रह ही नहीं पाएंगे, 91 डेज ही रह रहे हैं आप इंडिया में। दूसरा क्या है, प्रीवियस ईयर में कम से कम 60 डेज, हाँ ये पूरी कर देंगे क्योंकि आप 91 डेज रह के जा रहे हैं, तो ये पूरी हो गई। प्लस पिछले जो 4 साल हैं उनमें 365 दिन, वो भी पूरी हो रही है क्योंकि मैंने बताया था आपको 100 + 75 + 75 + 150 400 डेज इंडिया में रह रहे हैं पिछले 4 साल से। तो एक बेसिक कंडीशन तो इन्होंने पूरी कर ही दी। तो अगर एक बेसिक पूरी कर देते हैं आप कोई से भी, तो आपको क्या बोला जाएगा, रेजिडेंट बोला जाएगा। आप निवासी तो बन गए भारत में रेजिडेंट। अब ये देखने के लिए कि आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट बने या नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट बने, क्या देखी जाएंगी, सप्लीमेंट्री कंडीशन देखी जाएंगी। अगर आप दोनों सप्लीमेंट्री कंडीशन पूरी कर देंगे तब तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट बोला जाएगा, और अगर एक ही सप्लीमेंट्री कंडीशन पूरी करेंगे, एक भी नहीं करेंगे, या तो एक करेंगे एक भी नहीं करेंगे, तो नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट आपको बोला जाएगा। पहली क्या है, जो प्रीवियस ईयर है आपका उससे पीछे जाना है 10 साल। उन 10 सालों में कम से कम 2 साल आप भारत में रेजिडेंट होने चाहिए। और रेजिडेंट बनने के लिए करना क्या होता है, कोई भी एक बेसिक कंडीशन को पूरी करनी होती, कोई सी भी। दूसरी क्या है, जो प्रीवियस ईयर है आपका उससे पीछे जाना है 7 साल। उन 7 सालों में 730 दिन या उससे ज़्यादा भारत में रहे हों। अब चेक करते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर 10 प्रीवियस ईयर एनआर, ठीक है, नॉन रेजिडेंट इन नन ऑफ द ईयर। ठीक है, वो किसी भी साल नॉन रेजिडेंट नहीं थे, मतलब भारत में रह रहे थे, क्वेश्चन ही बोल रहा है। तो ये पहली वाली तो पूरी कर ही देंगे, रेजिडेंट हैं। ठीक है, 1800 डेज रह रहे, 7 सालों में 1800 दिन इंडिया में रह के जा रहे हैं, तो 730 दिन या उससे ज़्यादा ही रह रहे हैं इंडिया में। तो यहाँ पे ये दोनों कंडीशन पूरी कर रहे हैं, दोनों कंडीशन पूरी कर रहे हैं, तो ये ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनेंगे। रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ROR शॉर्ट में रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट बोला जाएगा। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। क्लियर? कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर समझने में बार बार कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ कि आपके माइंड में बैठ जाए चैप्टर और आप फिर कभी ना भूलें। ऐसा नहीं होगा कि कभी ना भूलें, ऑब्वियसली कुछ टाइम बाद भूल जाता है आदमी, पर जब भी आप रिकॉल करते हैं, कई बार सुनते हैं, वो चीज़ें काफ़ी लंबे टाइम तक आपको याद रह सकती हैं। देखें, अच्छा ये 120 वाला डेज वाला सिचुएशन वाला है। देखिए
मिस रश्मि विजिट इंडिया एवरी ईयर टू मीट हर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव। वो हर साल भारत आती हैं। हर स्टे इज 70 days ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24। जो आपका करंट फाइनेंशियल ईयर है, प्रीवियस ईयर है आपके कोर्स का, उसमें वो 70 दिन इंडिया रह के जा रही है, ठीक है। शी केम टू इंडिया एंड स्टे फॉर 100 days इन ईच ऑफ द प्रेसिडिंग 4 प्रीवियस ईयर। पर पहले 4 सालों में वो हमेशा 100 दिन रह के जाती थी इंडिया, तो 400 दिन रह के गई, 400 days हो गए। डिटरमाइन हर रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर असेसमेंट ईयर 24-25 को आपको उनका रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना है, यानी ये बताना है कि वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है। इन द फॉलोइंग सिचुएशन अज्यूमिंग हर टोटल इनकम, आपको ये अज्यूम करना है कि जो उनकी टोटल इनकम है अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज, फॉरेन इनकम को छोड़कर वो 5 लाख, यानी इंडियन इनकम की बात है। जब फॉरेन इनकम को छोड़ रहे हैं तो इंडियन इनकम हो गई, इंडिया से उन्होंने 5 लाख रुपए कमाए हैं, ठीक है। पर्टिकुलर सिचुएशन 1, सिचुएशन 2, यानी एक ही क्वेश्चन को 2 बार सॉल्व करना है। सिचुएशन 1 में क्या है, आप ये मानिए कि वो फिनलैंड की नागरिक हैं, तो सिटीजनशिप तो कहीं के भी ले सकते हैं। एक बार मानना ही सिटीजन इंडिया भारत की नागरिक है। सिटीजनशिप का रेजिडेंशियल स्टेटस से कोई लेना देना नहीं होता, आप कई बार पढ़ चुके हैं। आप किसी भी देश के सिटीजन हो सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर अगर आपने टैक्स वालों ने जो इंडिया में कंडीशन बताई हैं उनको आप पूरा कर देते हैं तो आपको इंडिया में रेजिडेंट माना जाएगा। नागरिकता का रेजिडेंशियल स्टेटस से कोई मतलब नहीं है, ये कन्फ्यूज़न करने के लिए दिया गया है। हाँ, बस इंडियन सिटीजन हम इसलिए देखते हैं क्योंकि वो फर्स्ट जो बेसिक कंडीशन में सेकंड पॉइंट आया था उसमें पढ़ा था ना कि 60 की जगह 182 डेज हो जाएंगे अगर आप इंडियन सिटीजन हैं तो, और इंडिया विजिट के लिए आते हैं तो, ठीक है। लीनेज इनका रिलेशन क्या देखें, इनका ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स बॉर्न इन इंडिया, इनके जो ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स मतलब परदादा बोलते हैं, बॉर्न भारत में पैदा हुए थे। पर सेल्फ पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स बॉर्न इन फिनलैंड, पर इनके जो दादा दादी हैं और इनके जो मम्मी पापा हैं और ये खुद इंडिया से बाहर पैदा हुई हैं, फिनलैंड में पैदा हुई हैं। पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स बॉर्न इन फिनलैंड, यानी इनके जो पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो कहाँ पे पैदा हुए हैं, फिनलैंड में पैदा हुए हैं, ठीक है। नॉन रेजिडेंट है पिछले 10 सालों में से, पिछले 10 में से भारत में 5 साल नॉन रेजिडेंट, मीन्स 5 साल रेजिडेंट है, क्वेश्चन ही कहना चाह रहा है। 10 में से 5 साल नॉन रेजिडेंट है तो कॉमन सेंस 5 साल रेजिडेंट हैं। स्टेट ड्यूरिंग द प्रीवियस 7 ईयर में ये 800 दिन भारत में रह चुकी हैं। अब देखिए सिचुएशन, फटाफट रिवाइज करते हैं फटाफट। पहली बेसिक कंडीशन इंडिविजुअल की बात हो रही है, तो पहली बेसिक कंडीशन क्या है, प्रीवियस ईयर में कम से कम 182 डेज और मोर आप भारत में रही हूँ, तो 182 डेज और मोर वाली चेक करते हैं पूरी कर पाएंगी क्या, नहीं कर पाएंगी। क्वेश्चन साफ साफ बोल रहे हैं 70 डेज ही गई है रहकर 23-24 में, तो पहली बेसिक कंडीशन तो ये पूरी नहीं कर पाती हैं। दूसरी बेसिक कंडीशन चेक करते हैं कि प्रीवियस ईयर में कम से कम 60 डेज रहना है और उससे पहले के जो 4 सालों हुए हैं उनमें से 365 डेज और मोर आपको भारत में रहना है। ये दोनों कंडीशन साथ में पूरी होनी चाहिए, और नहीं है प्लस है, दोनों साथ में पूरी करनी है। तो प्रीवियस ईयर में देखते हैं इनका, पहले तो देखते हैं ग्रैंड पेरेंट्स बता रखा है। ग्रैंड पेरेंट्स की डिटेल क्यों दे रखी है, क्योंकि सर आपने इंडियन ओरिजिन का पर्सन का टॉपिक हमें पढ़ाया था। इंडियन ओरिजिन पर्सन किससे बोला जाता है, या तो वो खुद या उसके मम्मी पापा या उसके ग्रैंड पेरेंट्स दादा दादी मैटरनल साइड से चाहे पैटर्नल साइड से कहाँ पैदा हुए हों, अनडिवाइडेड इंडिया में, या तो इंडिया में अनडिवाइडेड इंडिया, जब पाकिस्तान बांग्लादेश भी इंडिया का ही पार्ट था 1947 से पहले, तो आपको इंडियन ओरिजिन का पर्सन बोला जाता है। वापस सुन लें, या तो आप खुद इंडिया में पैदा हुए हों, या आपके मम्मी पापा इंडिया में पैदा हुए हों, या आपके ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में पैदा हुए हों, अनडिवाइडेड इंडिया, मतलब जब बांग्लादेश और पाकिस्तान भी भारत का ही पार्ट था 1947 से पहले, और अभी पैदा हो सकते हैं। मैं तो बताऊँ पहले भी पैदा हुए हों या अभी पैदा हुए हों, अभी का जो भारत है उसमें, तो आपको इंडियन ओरिजिन का पर्सन बोला जाता है। और आपके लिए फिर क्या चेंज होता है, जो दूसरी कंडीशन है 60 डेज उसमें 182 डेज हो जाते हैं वो, यानी दूसरी बेसिक कंडीशन ऐसे रीड होती है, जो प्रीवियस ईयर है उसमें 23-24 उसमें कम से कम 182 डेज और मोर आप भारत में रहे हो, और पिछले जो 4 साल हैं उसमें कम से कम 365 डेज और मोर आप भारत में रहे हो। तो हम ये चेक करते हैं क्या इनका रिलेशन इंडिया से है। देखिए लीनेज मतलब इनका रिलेशन बता रखा है, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स बॉर्न इन इंडिया, इनके परदादा भारत में पैदा हुए थे, पर ये खुद सेल्फ पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स बॉर्न इन फिनलैंड, पर ये फिनलैंड में पैदा हुए हैं, तो इन्हें नहीं माना जाएगा इंडियन ओरिजिन का पर्सन। ध्यान से समझने की क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, या तो खुद आप भारत में पैदा हुए हों, या आपके माँ बाप भारत में पैदा हुए हों, या आपके दादा दादी भारत में पैदा हो, ग्रैंड पेरेंट्स वैदर मैटरनल साइड चाहे मम्मी की तरफ से या पापा की तरफ से, पर आपके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स की बात नहीं करी थी उस पॉइंट में। मैं आपके नोट्स में ले चलता हूँ वापस।
जो आपका ये मॉड्यूल है ना, इसमें 5th पेज पे ध्यान से पढ़िए, लास्ट लाइन बता रखी है, अ पर्सन इज सेड टू बी ऑफ इंडियन ऑरिजिन, एक आदमी को इंडियन ऑरिजिन का तभी माना जाएगा इफ़ ही, या तो वो खुद देखिए, और आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स, आइदर मतलब या तो पापा या मम्मी, दोनों में से कोई भी भारत में पैदा हुआ हो, और आइदर ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स, आइदर मतलब या तो मम्मी की साइड से या पापा की से, नाना नानी या दादा दादी कोई भी, वॉज बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया, यानी यहाँ परदादा का जिक्र नहीं है, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स नहीं आएंगे, तो ये ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स का तो जिक्र ही नहीं है, तो भले ही इनके परदादा भारत से बिलोंग करते थे, पर टेक्स्ट वालों के अकॉर्डिंग इनका इंडिया के साथ कोई रिलेशन नहीं माना जाएगा, ये इंडियन ऑरिजिन के पर्सन नहीं ट्रीट किए जाएंगे। तो दूसरी बेसिक कंडीशन यही रहेगी, प्रीवियस ईयर में कम से कम 60 दिन और उससे ठीक पहले के 4 सालों में 365 डेज़, वो तो शायद ये पूरी कर देंगी। प्रीवियस ईयर में 70 दिन रह के जा रही हैं भारत में, तो 70 दिन ये प्रीवियस ईयर में कम से कम 60 दिन उससे ज़्यादा तो हो गया, प्लस पिछले 4 सालों में वो हर क्वेश्चन साफ साफ हो रहा था, वो हर साल 100 दिन के लिए आती थी पिछले 4 साल, तो 400 दिन रह के गई होंगी, तो 365 दिन या उससे ज़्यादा वो रह के गई हैं, तो दोनों प्लस हैं, सेकंड बेसिक कंडीशन में दोनों पूरी कर रही हैं, तो एक बेसिक कंडीशन तो आपने पूरी कर ही दी, तो आप रेजिडेंट बन गए, राइट। एक बेसिक कंडीशन पूरी करते हैं आप रेजिडेंट बन जाते हैं। अब ये देखने के लिए कि आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट बने या नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट बने, क्या चेक करते हैं, सप्लीमेंट्री कंडीशन चेक करते हैं। पहली सप्लीमेंट्री कंडीशन क्या है, जो आपका प्रीवियस ईयर है ना 23-24, इससे पीछे जाना है 10 साल पीछे जाना है, इन 10 में से कोई से भी 2 सालों में आप भारत में रेजिडेंट होने चाहिए, और रेजिडेंट बनने के लिए करना क्या होता है, कोई भी एक बेसिक कंडीशन पूरी करनी होती है। क्वेश्चन साफ साफ बोल रहा है 5 साल 10 में से 5 साल इंडिया में नॉन रेजिडेंट थी, तो कॉमन सेंस 5 साल रेजिडेंट थी, ये तो कॉमन सेंस है, जब 10 में से 5 साल एनआर मतलब नॉन रेजिडेंट है तो 5 साल रेजिडेंट है, और हमें तो 2 साल ही रेजिडेंट बनाना था, तो ये कंडीशन पूरी हो गई। दूसरी जो प्रीवियस ईयर है आपका 23-24, उससे पीछे जाना है 7 साल, उन 7 सालों में 730 दिन या उससे ज़्यादा आप भारत में रहे हों, ये भी पूरी कर रही हैं। साफ साफ क्वेश्चन बोल रहा है ये 7 सालों में 800 दिन भारत में रह के गई हैं, तो एक बेसिक पूरी कर दी और दोनों सप्लीमेंट्री पूरी कर दी, तो क्या बनेंगे आप, ऑर्डिनरी रेजिडेंट। कोई सी भी एक बेसिक पूरी कर दीजिए और दोनों सप्लीमेंट्री पूरी कर दी, तो इन्हें बोला जाएगा ऑर्डिनरी रेजिडेंट। आपका आंसर होगा रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट बोलने, ऑर्डिनरी रेजिडेंट बोलने एक ही बात है, राइट, समझ में आ गया होगा। क्योंकि इंडियन ओरिजिन की नहीं थी ना, क्योंकि इनके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में पैदा हुए थे, या तो खुद इंडिया में पैदा होती या इनके मम्मी या पापा में से कोई भी, या दादा दादी मम्मी नाना नानी में से कोई भी भारत में पैदा होता। ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में पैदा होते हैं तो आपको इंडियन ओरिजिन का पर्सन नहीं माना जाता है। नेक्स्ट सेकंड सिचुएशन देखिए, सेकंड सिचुएशन में क्या बोल रहा है, पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स बॉर्न इन फिनलैंड, ठीक है, पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स तो फिनलैंड में पैदा हुए थे, तो बाकी यानी ये खुद इंडिया में पैदा हुई थी, ये बोलना चाह रही है ना लाइन। देखिए पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स तो वहाँ पे पैदा, इनके बारे में नहीं बोला था, यानी क्वेश्चन बोला चाह रहा है कि ये इंडिया में पैदा हुई होंगी, तो इंडियन ओरिजिन का पर्सन हो गया। देखिए अब आपने पढ़ा था पहली बेसिक कंडीशन 182 डेज़, वो तो पूरी नहीं कर पा रही क्योंकि प्रीवियस ईयर में 70 डेज़ ही रह रही हैं। दूसरी बेसिक कंडीशन है 60 डेज़ प्लस प्रीवियस 4 ईयर में पिछले 4 सालों में 365 दिन या उससे ज़्यादा। देखिए अब दूसरी कंडीशन में चेंज आएगा क्योंकि इनके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स फिनलैंड में पैदा हुए, यानी क्वेश्चन इम्प्लाइडली ये कहना चाह रहा है कि ये इंडिया में पैदा हुई हैं, तो इंडियन ओरिजिन की पर्सन हो गई, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। और जब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो जाती हैं तो 60 की डेज क्या हो जाएगा, दूसरी बेसिक कंडीशन में चेंज कि प्रीवियस ईयर में कम से कम 182 डेज़ और मोर, और प्रीवियस ईयर पहले के जो 4 सालों में 365 डेज़ और मोर, तो यहाँ पे पूरी नहीं कर पाएंगी, प्रीवियस ईयर में 70 दिन ही रह के जा रही हैं, तो दोनों बेसिक कंडीशन ही पूरी नहीं कर पाएंगी, तो आपको क्या बोला जाएगा, नॉन रेजिडेंट बोला जाएगा। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। मिस्टर फिन लिविंग इन फिनलैंड, ये फिनलैंड में रहते हैं, विजिट इंडिया ऑन अ प्रोजेक्ट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, इंडिया में किसी काम के सिलसिले में आते हैं 23-24 में। डिटरमाइन हिज रेजिडेंशियल स्टेटस, आपको उनका रेजिडेंशियल स्टेटस बताना है फॉर असेसमेंट 24-25, यानी वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। इन द फॉलोइंग सिचुएशन ही इज लायबल टू टैक्स अब्रॉड, क्वेश्चन साफ साफ बोल रहा है वो फॉरेन में टैक्स देने के लिए लायबल है, लायबल टू अब्रॉड, अब्रॉड मतलब फॉरेन में, विदेश में। सिचुएशन 1, सिचुएशन 2, सिचुएशन 3, सिचुएशन 4, यानी एक ही क्वेश्चन को 4 बार करना है।
पहला क्या है, सिटीजन ऑफ इंडिया है या पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन है? यस यस यस, इसमें नो मानना है। टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स, फॉरेन सोर्सेज के अलावा जो इनकम यानी इंडियन इनकम है, फॉरेन सोर्स के अलावा मतलब इंडियन इनकम है आपकी। स्टे इन इंडिया, आप प्रीवियस ईयर 23-24 में इंडिया में कितने दिन रहे वो बता रखा है। स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग प्रेसिडिंग 4 ईयर, पिछले 4 सालों में आप भारत में कितने दिन रहे वो बता रखा है। रेजिडेंशियल स्टेटस वो प्रेसिडिंग 10 ईयर, पिछले 10 सालों का रेजिडेंशियल स्टेटस बता रखा है। 9 साल नॉन रेजिडेंट थे, 9 साल नॉन रेजिडेंट थे, 9 साल। स्टे पर्टिकुलर ऑफ अ प्रीवियस 7 ईयर्स, पिछले 7 सालों में कितने दिन आप भारत में रहे वो बता रखा है। ठीक है, तो पहली सिचुएशन, पहली बेसिक कंडीशन क्या है, बार बार आप रिवाइज कर रहे हैं। पहली बेसिक कंडीशन क्या है कि प्रीवियस ईयर में कम से कम 182 डेज और मोर आप भारत में रहे हो। दूसरी बेसिक कंडीशन क्या है कि प्रीवियस ईयर में कम से कम 60 डेज और उससे पिछले 4 सालों में 365 डेज और मोर आप भारत में रहे हो। पर ये जो बेसिक कंडीशन है दूसरी इसमें चेंज हो जाएगा। अगर आप इंडियन ओरिजिन के पर्सन हैं और भारत घूमने के लिए आते हैं, आप जो इंडियन शिप पे काम करते हैं, इंडियन सिटीजन है, इंडियन क्रू मेंबर हैं, तो भी 60 की जगह 182 डेज लिया जाएगा। अगर आप इंडियन सिटीज़न हैं और बाहर जॉब के सिलसिले में जा रहे हैं, इंडिया छोड़ के जा रहे हैं जॉब के सिलसिले में, या इंडिया घूमने आ रहे हैं, विजिट पे आ रहे हैं, इंडियन सिटीजन इंडिया घूमने आता है, तो इन चारों केसेस में आपके 60 की जगह कितने हो जाएगा, 182 डेज लिया जाएगा। दूसरी बेसिक कंडीशन में क्या चेंज आएगा, कम से कम प्रीवियस ईयर में 182 डेज या मोर आप भारत में रहे हो और उससे पिछले 4 सालों में कम से कम 365 दिन या उससे ज़्यादा भारत में रहे हो। पहले मैं वापस बार बार इससे बोल रहा हूँ, रिवाइज कराने के लिए याद हो जाए। आप इंडियन शिप पे काम करते हैं, इंडियन क्रू के मेंबर हैं, इंडियन सिटीजन हैं, और अगर आप इंडिया जॉब के लिए छोड़ के जा रहे हैं, आप इंडियन सिटीजन हैं, इंडिया घूमने के लिए आ रहे हैं, आप इंडियन ओरिजिन के पर्सन हैं और इंडिया घूमने के लिए आ रहे हैं, तो 182 डेज़ यहाँ पे लिए जाएंगे। इस हिसाब से बोल रहा था, ये फिनलैंड में रहते हैं, ठीक है, और ये इंडिया घूमने के लिए आ रहे हैं, पर हमें यस बता रखा है। पहले पॉइंट में क्या बोल रखा है कि ये सिटीज़न है इंडिया के, यस बोल रखा है। तो जब सिटीज़न है तो 60 डेज़ हो जाएगा, इंडिया विजिट के लिए आ रहे हैं, घूमने आ रहे हैं, 182 डेज़ हो जाएगा। प्रीवियस ईयर में कितना रह के जा रहे हैं, देखिए 180 डेज़। तो बेसिक कंडीशन जो है पहली वाली वो पूरी नहीं होगी, दूसरी वाली भी पूरी नहीं होगी। इंडिया जब घूमने के लिए आता है कोई इंडियन सिटीजन, तो 60 की जगह कितने लेने होते हैं, 182 डेज लेने होते हैं, तो ये भी पूरी नहीं होगी। तो नॉन रेजिडेंट हो गया पहला आंसर आपका, राइट। अब तो ये ज़्यादा हार्ड नहीं लग रहा, क्वेश्चन ईजी है, ये आपसे हो जाएगा। मैं आगे का करा देता हूँ जो हार्ड क्वेश्चन हो उसमें। ये तो ईजी था, खैर कुछ खास नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें मैं वो चाह रहा हूँ कि 120 डेज डीम्ड वाला आ जाए, कोई डीम्ड रेजिडेंट वाला क्वेश्चन हो जाए। हाँ ये रहा, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए, डीम्ड रेजिडेंट वाला। मिस्टर राकेश लिव अब्रॉड, ही विदेश में रहते हैं, एंड ही इज़ नॉट लायबल टू टैक्स इन एनी अदर कंट्री। पढ़ाया था आपको, आप किसी कंट्री में टेरिटरी में बाय रीजन ऑफ हिज डोमिसाइल रेजिडेंस और एनी अदर क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर नेचर, मतलब आप फॉरेन में टैक्स पे करने के लिए लायबल नहीं है। कि कोई भी रीज़न हो सकता है, वो टैक्स फ्री कंट्री है। टैक्स फ्री कंट्री मतलब ऐसे देश जैसे दुबई वगैरह जहाँ पे टैक्स नहीं लगता है, कोई इनकम टैक्स चार्ज नहीं किया जाता है, तो वहाँ लायबल भी नहीं होते आप इनकम टैक्स देने के लिए। डिटरमाइन हिज रेजिडेंशियल स्टेटस आपको बताना है 24-25, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। आप सिटीजन इंडिया के, यस यस, दोनों सिचुएशन में। टोटल इनकम अदर देन इनकम फॉरेन इनकम, फॉरेन इनकम के अलावा आपकी टोटल इनकम यानी इंडियन इनकम है, फॉरेन इनकम को छोड़ दें तो बाकी इनकम कौन सी बची, इंडियन इनकम। स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, भारत में कितने दिन घूमने आए वो बता रखा है। प्रीवियस 4 ईयर में कितने दिन घूमने हैं इंडिया में वो बता रखा है। रेजिडेंशियल स्टेटस बता रखा है, 10 में से कितने साल आप इंडिया में नॉन रेजिडेंट थे, नॉन रेजिडेंट, तो 10 में से 8 साल नॉन रेजिडेंट थे, तो कॉमन सेंस 2 साल आप रेजिडेंट थे। स्टे पर्टिकुलर फॉर प्रेसिडिंग 7 ईयर, पिछले 7 साल में कितने दिन रहे वो बता रखा है। देखें, अब आप याद करिए, आपने पढ़ा था सेक्शन 6 सब सेक्शन 1A, मैं रिवाइज करा देता हूँ। सेक्शन 6 सब सेक्शन 1A क्या पढ़ा था आपने कि अगर आप इंडियन सिटीजन हैं, ठीक है, इंडियन सिटीजन हैं आप, और आप किसी भी रीज़न से फॉरेन पे टैक्स देने के लिए लायबल नहीं है, नॉट लायबल फॉर टैक्स, नॉट लायबल बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इसमें, नॉट लायबल फॉर टैक्स, आप इंडिया से बाहर टैक्स नहीं देने के लिए लायबल हैं, और आपकी जो इंडियन इनकम है कम से कम 15 लाख रुपए से ज़्यादा है, जो आपकी भारत की इनकम है वो 15 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो आपके लिए जो प्रीवियस ईयर है, जो बेसिक कंडीशन थी प्रीवियस ईयर, उसमें क्या हो जाएगा, 120 डेज़ और मोर हो जाएगा, 60 की जगह 120 डेज़ और मोर आप इंडिया में रहे हो, प्लस पिछले 4 सालों में 365 डेज़ और मोर आप भारत में रहे हो, राइट, यही था। डीम्ड रेजिडेंट में दोबारा आपको पढ़ा देता हूँ, आपने कौन से पे पढ़ा था, देखिए, एक तो यहाँ पे ही पढ़ा था, मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ ताकि आप भूल ना जाएं।
फटाफट आपके मॉड्यूल से पढ़ाया, तो वैसे आप पढ़ चुके 8th पे, ताकि आपको याद हो जाए। ये वाला प्रोविजन, डीम्ड रेजिडेंट, एन इंडिविजुअल बीइंग एन इंडियन सिटीजन होनी चाहिए। आप देखिए साफ साफ बोल रहा है, हैविंग टोटल इनकम, आपकी जो टोटल इनकम है अदर देन इनकम फॉरेन रिसोर्सेज, फॉरेन इनकम को छोड़कर एक्सीड हो जानी चाहिए 15 लाख ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, वुड बी डीम, देखिए डीम मतलब आपको अज्यूम किया जाएगा इंडिया में रेजिडेंट इन दैट प्रीवियस ईयर इफ़ ही इज़ नॉट लायबल टू टैक्स इन एनी अदर कंट्री, अगर आप किसी भी दूसरे देश में टैक्स पे करने के लिए लायबल नहीं हैं। तो इसलिए मैंने आपको रिवाइज करा दिया, यहाँ पे यही वाला सेक्शन अप्लाई होगा। तो क्वेश्चन साफ साफ बोल रहा है कहीं और टैक्स पे करने के लिए लायबल नहीं है और ये इंडियन रेजिडेंट है, सिटीजन ऑफ इंडिया, साफ साफ बोल रहे हैं। तो हम ये वाली सिचुएशन चेक करेंगे कि प्रीवियस ईयर में आप कम से कम 120 डेज या उससे मोर आप भारत में रहे हो। क्वेश्चन उठता है क्या ये वाली सिचुएशन यहाँ पे चेक की जाएगी, क्योंकि आपने इस सिचुएशन में यहाँ पे ये भी पढ़ा था। एक और चीज़ बता दूँ कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए, आपने पेज नंबर 5 पे भी एक पॉइंट पढ़ा था कि अगर कोई इंडियन आप 182 डेज हो जाएंगे 60 की जगह, वो पढ़ा था। पर इसका भी एक एक्सेप्शन आया था कि जो आप स्टे इन इंडिया 120 डेज और इन द रिलेवेंट प्रीवियस इज नॉट ए स्टैंडर्ड कंडीशन, दिस कंडीशन रिक्वायर्स स्टे इन इंडिया 120 डेज प्लस 365 डेज इन 4 प्रेसिडिंग ईयर। अगर आपने पढ़ा था कि कोई पर्सन है जिसकी टोटल इंडियन सिटीजन या इंडियन ओरिजिन का पर्सन है, अब वही सेम लाइन है, आपकी जो टोटल इनकम है वो 15 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो पहली कंडीशन में तो 182 डेज़ है ही बेसिक, दूसरी कंडीशन में 60 की जगह क्या हो जाएंगे 120 डेज़ ले लिए जाएंगे। अब क्वेश्चन उठता है सर ये वाली अप्लाई होगी या ये वाली अप्लाई होगी, सेक्शन 6(1)। कन्फ्यूज़न यहाँ पर है क्योंकि हमने तो दो पढ़ ली सर, हमने दो कंडीशन पढ़ ली कि अगर आप इंडियन ओरिजिन के पर्सन हैं, इंडियन ओरिजिन पर्सन, ध्यान से समझिए, इंडियन ओरिजिन पर्सन हैं या आप इंडियन सिटीज़न हैं, इंडिया घूमने के लिए आते हैं, विजिट के लिए आते हैं और आप किसी दूसरे देश में टैक्स पे करने के लिए लायबल नहीं है, रीज़न कुछ भी हो सकता है, वहाँ टैक्स नहीं लगता, वहाँ माफ एग्जेम्पशन वॉटेवर, किसी भी दूसरे देश में टैक्स देने के लिए लायबल नहीं है और आपकी जो इंडियन इनकम है वो 15 लाख को क्रॉस कर जाती है, तो जो दूसरी सप्लीमेंट्री कंडीशन है 60 डेज़ और प्लस 365 डेज़ और मोर, उसमें 60 की जगह 120 डेज़ हो जाएगा। यानी कंडीशन ऐसे रीड होगी कम से कम 120 डेज़ प्रीवियस ईयर में और प्लस उससे पहले के 4 सालों में 365 डेज़ और मोर आप भारत में रहे हो। एक तो ये पढ़ी थी आपने, दूसरी आपने ये पढ़ी थी सेक्शन 6 सबसेक्शन 1A डीम्ड रेजिडेंट। डीम्ड रेजिडेंट में क्या बोल रहा है कि अगर आप किसी भी देश में टैक्स पे करने के लिए लायबल नहीं है, ठीक है, आप इंडियन सिटीज़न हैं, किसी भी देश में टैक्स पे करने के लिए लायबल नहीं है और आपकी जो इंडियन इनकम है वो 15 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो आपको इंडिया में डीम टू बी रेजिडेंट माना जाएगा और हमेशा नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट माना जाएगा। ये सेक्शन बोलता है डीम टू बी रेजिडेंट माना जाएगा, आपको इंडिया में ही अज्यूम किया जाएगा आप रेजिडेंट हैं और आपको हमेशा नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट माना जाएगा। अब आपस में कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है सर ये वाली चेक करनी है यहाँ पर कि ये वाली चेक करनी है, क्वेश्चन यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको क्लिक होना चाहिए। तो सबसे पहले चेक करते हैं, सबसे पहले हमेशा जो इंडिविजुअल है वो जनरल कंडीशन में कवर्ड होना चाहिए जो आपने पढ़ी थी, ये तो अज्यूम किया जा रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम ये जनरल कंडीशन में करेंगे, अगर वो इसमें कवर्ड होता है तो आपने पढ़ा था फिर वो इसमें कवर्ड नहीं माना जाएगा। डीम्ड रेजिडेंट सबसे लास्ट में आप चेक करेंगे कंडीशन। तो देखिए पहले केस में साफ साफ लिखा है स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग 10 दिन ही रह रहा है भारत में, तो बेसिक कंडीशन तो पूरी कर ही नहीं पाएगा। अगर आप पहली वाली जो जनरल कंडीशन लगाते हैं बेसिक कंडीशन में, पहली बेसिक तो 182 डेज तो चलो ये कर ही नहीं पाएगा। दूसरी बेसिक कंडीशन क्या थी, जो 15 लाख से ज़्यादा है इसकी इनकम, इंडियन सिटीज़न है, तो पढ़ा था कम से कम 120 डेज़ रहना चाहिए और 365 दिन रहना चाहिए, ये भी पूरी नहीं कर पाएगा। तो जब बेसिक पूरी नहीं कर पा रहा तो क्या होना चाहिए, इसको नॉन रेजिडेंट मानना चाहिए। पर आप ध्यान से समझ लें ये आंसर गलत होगा, क्योंकि आप जब भी कोई इंडियन सिटीज़न हो और क्वेश्चन बोले कि उसकी इनकम 15 लाख से ज़्यादा है, ठीक है, इंडियन इनकम, फॉरेन इनकम को हटा के 15 लाख से ज़्यादा है और वो बाहर टैक्स पे करने के लिए लायबल नहीं है, तो पहले तो आप ये चेक कर लेना कि वो इसमें कवर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर वो इसमें ही कवर्ड नहीं हो रहा तो इसमें कवर्ड माना जाएगा। यहाँ पे सारी कंडीशन, यहाँ पे दिन नहीं देखने, यहाँ तो डीम टू भी अज्यूम किया जाएगा। यहाँ पे सारी कंडीशन पूरी हो रही है। पहली कंडीशन क्या है, वो इंडियन सिटीज़न है, ये कंडीशन पूरी हो रही है, राइट। आपकी जो इंडियन इनकम है वो 15 लाख से ज़्यादा है, ये भी पूरी हो रही है। आप फॉरेन में टैक्स पे करने के लिए लायबल नहीं है, क्वेश्चन साफ साफ बोल रहा है। तो अगर ये तीनों कंडीशन पूरी हो रही है, आप इंडियन सिटीज़न हैं, आपकी जो इंडियन इनकम है वो 15 लाख रुपए से ज़्यादा है, आप फॉरेन में टैक्स पे करने के लिए लायबल नहीं है और आप किसी और केस में कवर नहीं हो रहे, तो आप सेक्शन 6
सबसेक्शन 1A में अपने आप ऑटोमेटिकली कवर्ड हो जाएंगे और आपको डीम्ड रेजिडेंट माना जाएगा। डीम्ड रेजिडेंट को हमेशा नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट माना जाता है, तो आपका आंसर होगा ये नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं। क्लियर, फटाफट पढ़ देता हूँ। स्पेशल रूल अप्लाई होगा, विजिट एंड इनकम रूल, सिंस ही इज़ अ COI सिटीजन ऑफ इंडिया है हु कम ऑन विजिट टू इंडिया, घूमने के लिए आ रहे हैं। प्रीवियस टोटल इनकम अदर देन फॉर इनकम के अलावा इनकी टोटल इनकम 15 लाख से ज़्यादा है। फर्स्ट कंडीशन 120 डेज़ वाली तो ये सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, 365 भी नहीं कर पाएंगे, तो वैसे तो नॉन रेजिडेंट बोलने चाहिए, पर मैंने बताया था ये स्पेशल रूल में कवर्ड हो जाएंगे जो सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 ने पढ़ा था। यस, सिंस इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हैविंग टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स 15 लाख से ज़्यादा है इनकी, एंड ही इज़ नॉट लायबल टू टैक्स इन एनी अदर कंट्री, और आप किसी और देश में टैक्स पे करने के लायबल नहीं है, तो आपको डीम्ड रेजिडेंट माना जाएगा। और डीम्ड रेजिडेंट आप पढ़ चुके हमेशा नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट माना जाता है। क्लियर हो गया। सबसे पहले वो 120 वाली कंडीशन में चेक करना, अगर उसमें कवर्ड हो जाता तो डीम्ड रेजिडेंट नहीं बोला जाता, पर अगर वो नहीं फुलफिल कर पा रहा तो अब ये वाली कंडीशन चेक करेंगे। क्लियर। दूसरे केस में देखते हैं सिचुएशन 2 में क्या है, यह वही सेम क्वेश्चन है पर उसको सिचुएशन 2 में देखना है। यस, और टोटल इनकम इनकी 10 लाख है, तो देखिए टोटल इनकम 10 लाख है, 15 लाख से ज़्यादा नहीं है, तो जब 15 लाख से ज़्यादा नहीं है तो ना तो वो इसमें कवर्ड होंगे और ना ही वो इसमें कवर्ड होंगे सेक्शन 6 सब सेक्शन 1A में, तो जब दोनों में कवर्ड नहीं होंगे तो क्या बन जाएंगे, नॉन रेजिडेंट बन जाएंगे, तो आपका आंसर होगा नॉन रेजिडेंट इस केस में। क्लियर। मैं वापस आपको रिवाइज करा देता हूँ, थोड़ा सा ट्रिकी है, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लें। अगर क्वेश्चन, सबसे पहले तो आपको क्या चेक करना है कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए या इंडियन ओरिजिन का पर्सन होना चाहिए। सबसे पहली कंडीशन तो आप ये चेक करना क्वेश्चन में कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया और इंडियन ओरिजिन का पर्सन है या नहीं। क्वेश्चन बोलेगा तभी मानना, अपने मन से नहीं अज्यूम करना क्वेश्चन, ठीक है। तो सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडियन ऑफ ओरिजिन पर्सन है, पहली कंडीशन ये है, ठीक है। दूसरी कंडीशन जो आपका जो सेकंड बेसिक कंडीशन थी, पहली बेसिक कंडीशन तो वही है प्रीवियस ईयर में कम से कम 182 डेज और मोर आप भारत में रहे हो। दूसरी बेसिक कंडीशन क्या थी कि 60 डेज, 60 की जगह हो जाएगा 120 डेज और मोर आप भारत में रहे हो, और वो पिछले 4 सालों में 365 डेज और मोर आप भारत में रहे हो। पर ये 120 तभी होगा जब आपकी इंडियन इनकम जो है वो कम से कम 15 लाख रुपए से ज़्यादा होनी चाहिए, मोर देन 15 लाख होनी चाहिए इंडियन इनकम। अगर मोर देन नहीं है, कम है, तब तो ये 182 डेज ही आता है ना इंडियन ओरिजिन के लिए। सेकंड कंडीशन में ये तो आता है अगर आप इंडियन ओरिजिन के पर्सन हैं या इंडियन शिप पे क्रू मेंबर हैं, आप इंडिया छोड़ के जा रहे हैं, इंडिया विजिट के लिए आते हैं, तो 182 डेज होता है 60 की जगह। तो अगर 15 लाख से कम है तब तो वही नॉर्मल कंडीशन है जो आपने पढ़ी, पर अगर 15 लाख से ज़्यादा है और आप सिटीजन ऑफ इंडिया है, इंडियन ओरिजिन के पर्सन हैं और आपकी जो इंडियन इनकम है 15 लाख रुपये से ज़्यादा है, तो आपको यहाँ पे क्या कितने दिन लेने हैं, 120 डेज यहाँ पे काउंट करने हैं। पर अब देखिए सिटीजन ऑफ इंडिया है आप या इंडियन ओरिजिन के पर्सन हैं, ठीक है, और आपकी जो इंडियन इनकम है वो कम से कम 15 लाख रुपए से ज़्यादा है और आप किसी भी देश में टैक्स के लिए लायबल नहीं है, आप किसी भी देश में टैक्स के लिए लायबल नहीं है। इसमें ऐसा नहीं था, पर इसमें है कि आप किसी भी देश में टैक्स के लिए लायबल नहीं है, तो फिर आपको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा, डीम टू बी रेजिडेंट माना जाएगा और हमेशा नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट माना जाएगा। यानी सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 में बेसिक अप्लाई करने की कंडीशन क्या है, आप नॉट लायबल फॉर टैक्स अब्रॉड, आप अब्रॉड में टैक्स पे करने के लिए लायबल नहीं है। इसको हम एक और एग्जाम्पल समझते हैं लास्ट में, ये भी अच्छा एग्जाम्पल है, देखिए। मिस्टर जेड एन इंडियन सिटीजन हैं आप, रन अ बिजनेस इन कंट्री एक्स इन द मिडिल ईस्ट, आप मिडिल ईस्ट में मतलब जो आप देखते हैं दुबई साइड, वहाँ पे आप बिजनेस करते हैं। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24 ही विजिट इंडिया फॉर 35 डेज, आप केवल 35 डेज के लिए इंडिया आते हैं। हिज बिजनेस इनकम इज़ ₹20 लाख फ्रॉम कंट्री एक्स, आपकी कंट्री एक्स से बिजनेस इनकम कितनी 20 लाख हुई है। अर्न एंड रिसीव देयर, आपने वहीं पैसा मिला है आपको, ठीक है, इंडियन इनकम नहीं है तो फॉरेन इनकम है, बिजनेस बाहर है। बट ही इज़ नॉट लायबल, ध्यान से पढ़िए, ही इज़ नॉट लायबल टू इनकम टैक्स इन दैट कंट्री अंडर इट्स टैक्सेशन लॉ, ठीक है, आप लायबल नहीं है टैक्स पे करने के लिए वहाँ पर। वाई कंट्री वाई ही हैज़ बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सच टैक्स लाइबिलिटी अंडर ऊपर लाइन रहेगी। ही हैज़ ऑल्सो अर्न इंटरेस्ट ₹5 लाख इन कंट्री वाई, आपको वाई से भी इनकम हुई है, कंट्री वाई से इंटरेस्ट मिला, आपने कोई एफडी कराई होगी उस देश में, आपको ब्याज मिला है। अर्न एंड रिसीव देयर, ब्याज वहीं मिला है 5 लाख। दो ही इज़ लायबल टू इनकम टैक्स, ध्यान से बड़ी लाइन इंपॉर्टेंट, ही लायबल टू इनकम टैक्स इन कंट्री, वो आपको टैक्स तो देना था उस देश में,
बट ही हैज़ बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सच लायबिलिटी अंडर नोटिफिकेशन, पर उस देश की सरकार ने नोटिफिकेशन निकाल के एग्जेम्पशन दे दिया आपको। अब फ़र्क समझिए, लायबल टू टैक्स बाद में एग्जेम्पशन। जैसे इंडिया में 2.5 लाख तक टैक्स नहीं लगता, राइट। पहले अगर आपकी साल भर की इनकम 2.5 लाख है सपोज, तो कोई टैक्स नहीं देना। तो आप वैसे मैं मान लीजिए मिस्टर ए है सपोज, मिस्टर ए की बात करते हैं, इसकी साल भर की इनकम है 2,20,000 साल भर की इनकम है, और भारत में 2,50,000 तक कोई टैक्स नहीं है। तो अब मिस्टर ए क्या बोल रहा है कि मैं इंडिया में टैक्स पे करने के लिए लायबल नहीं हूँ, ठीक है। टेक्निकली ये गलत बोल रहा है, नॉर्मल वे में ये सही बोल रहा है। टेक्निकली क्यों? आप लायबल तो हैं, टैक्स तो लगेगा ना आप पे, पर आपकी इनकम उस लिमिट को क्रॉस नहीं कर रही, इसलिए आप बच गए। आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि मेरी इनकम उस लिमिट को क्रॉस नहीं कर रही, इसलिए मैं बच गया। अगर क्रॉस कर जाती तो मैं लायबल तो था ना, टैक्स तो मुझे देना ही पड़ता। तो आप लायबल तो हैं, पर आप उस एग्जेम्पशन लिमिट को क्रॉस नहीं कर रहे, इसलिए आप टैक्स पे नहीं करेंगे। आप ये बोल सकते हैं मैं टैक्स पे करने के लिए लायबल नहीं हूँ, पर मैं आप टैक्स के अकॉर्डिंग लायबल तो हैं, क्योंकि आपकी इनकम तो जनरेट हो रही है, पर आपके नोटिफिकेशन के थ्रू या एग्जेम्पशन के थ्रू वो इनकम माफ़ है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सेम वाई कंट्री में ऐसा ही हुआ इसके साथ कि 5 लाख रुपए पे ब्याज, इसको टैक्स तो देना था, ही इज़ लायबल टू इनकम टैक्स। साफ साफ बोल रहा है वो लायबल था टैक्स देने के लिए, पर बाद में कोई एग्जेम्पशन मिल गई, उसने टैक्स देने से माफ़ी मिल गई। तो ये नहीं बोल सकते आप कि लायबल ही नहीं था, लायबल तो था। क्वेश्चन खुद बोल रहा है फॉरेन में, ही ओन अ हाउस इन चेन्नई, चेन्नई में आपका मकान है, फ्रॉम विच ही अर्न इनकम 16 लाख, और भारत में आपको 16 लाख इनकम हो रही। कंप्यूटर मतलब टैक्सेबल इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी से, किराया मिलता है तो हाउस प्रॉपर्टी में आता है। ड्यूरिंग द ईयर डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस निकालिए। अब क्या होगा, जैसे बच्चे देखेगा ना अच्छा ये लायबल नहीं है टैक्स देने के लिए, तो फटाफट उसके माइंड में क्या सेक्शन आएगा, सेक्शन 6 सब सेक्शन 1A लगाना चाहेगा। सेक्शन 6 सब सेक्शन 1A जिसमें डीम्ड रेजिडेंट की बात अभी पड़ी। ये सेक्शन क्या बोलता है, आप इंडियन सिटीज़न हैं, ठीक है, आपकी जो इंडियन इनकम है वो 15 लाख से ज़्यादा है, इंडियन सिटीज़न है, इंडियन इनकम 15 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए, और आप फॉरेन में टैक्स पे करने के लिए लायबल नहीं है, तो आपको इंडिया में डीम्ड रेजिडेंट बोला जाएगा। भले आप एक दिन आए या एक दिन भी नहीं आए, भारत में यहाँ पे दिन से मतलब है ही नहीं, आपको अज्यूम कर लिया जाएगा कि आप इंडिया में डीम्ड रेजिडेंट हैं, और आपको हमेशा नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट माना जाएगा। वापस सुनने, आप इंडियन सिटीज़न होने चाहिए, आपकी इंडियन इनकम 15 लाख को क्रॉस करनी चाहिए, और आप किसी और देश में टैक्स पे करने के लिए लायबल नहीं है, लायबल नहीं होने चाहिए। वो बात अलग है, टैक्स नहीं दिया बाद में, पर लायबल भी नहीं है आप देने के लिए। एक सारी कंडीशन पूरी हो रही है, तो भले आप इंडिया में एक दिन भी नहीं आए हैं, फिर भी आपको डीम टू बी रेजिडेंट बोला जाएगा। और कौन सा रेजिडेंट बोला जाएगा, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट बोला जाएगा। तो अब यहाँ चेक करते हैं क्या ये कंडीशन अप्लाई हो रही है। सबसे पहले मिस्टर जेड इंडियन सिटीज़न है, हाँ सर इंडियन सिटीज़न है, एक कंडीशन तो पूरी हो गई। इनकी इंडियन इनकम 15 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए, बिल्कुल चेन्नई इंडिया में है, और चेन्नई में मकान का किराया 16 लाख इन्हें मिल ही रहा है, तो 16 लाख को क्रॉस कर रही है इनकी इंडियन इनकम, 15 लाख से ज़्यादा हो रही। दूसरी कंडीशन भी पूरी हो गई कि जो इंडियन इनकम है वो 15 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या है, कि किसी और देश में टैक्स पे करने के लिए लायबल नहीं होने चाहिए। गलत, ये पूरी नहीं होगी। क्वेश्चन साफ साफ बोल रहा था, दो ही लायबल टू इनकम टैक्स इन कंट्री वाइड, भले बाद में नहीं देना पड़ा वो अलग बात है, पर अब लायबल तो थी ना आप, ठीक है आपकी इनकम उस लिमिट को क्रॉस नहीं करी होगी, पर आप इनकम टैक्स पे करने के लिए लायबल थे। तो तीसरी कंडीशन यहाँ पूरी नहीं होती, तो ये सेक्शन 6 सब सेक्शन 1A में फॉल नहीं होंगी, आप इन्हें डीम रेजिडेंट नहीं मान सकते। क्लियर? तो अब इसमें नहीं आ रहे, तो हम दूसरी बेसिक कंडीशन चेक करते हैं जो नॉर्मल कंडीशन। पहली क्या है, प्रीवियस में 182 डेज या मोर आप भारत में रहे हूँ। वैसे पहले मुझे ये चेक करनी चाहिए थी, पर आपको समझाने के लिए बता दिया था। हमेशा पहले जनरल कंडीशन चेक करनी है, बेसिक कंडीशन। तो ये तो आप पूरी नहीं कर पाएगा, ये क्वेश्चन साफ साफ बोल रहे हो 35 दिन के लिए भारत आया था, 35 डेज के लिए। दूसरी बेसिक कंडीशन क्या है, कम से कम 60 दिन, और उससे ठीक पहले के 4 सालों में 365 दिन, राइट। पर ये इंडियन ओरिजिन का पर्सन है, साफ सॉरी इसमें इंडियन सिटीज़न लिखा है, आपने पढ़ा था इंडियन सिटीज़न होगा तो 60 दिन की जगह 182 डेज़ हो जाएंगे। अगर आप इंडियन ओरिजिन के पर्सन हैं या इंडिया विजिट के लिए आते हैं और इंडियन सिटीज़न हैं, आप जॉब के लिए इंडिया छोड़ के जा रहे हैं, या आपके इंडियन शिप में क्रू मेंबर हैं इंडियन सिटीज़न है, तो 60 की जगह 182 डेज़ हो जाता है, और 4 साल वाली कंडीशन तो वही रहती है, राइट। पर इसमें भी एक एक्सेप्शन आया था कि अगर आप इंडियन ओरिजिन के पर्सन हैं या इंडियन सिटीज़न है और इंडिया घूमने के लिए आते हैं, और आपकी जो इंडियन इनकम है फॉरेन इनकम के अलावा वो 15 लाख से ज़्यादा है, तो 182 की जगह कितने दिन हो जाएंगे, 120 डेज़ और प्लस 365 डेज़ हो जाएंगे, राइट। यही पढ़ा आपने,
ये वाली कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होगी, क्योंकि ये इंडियन सिटीज़न है, इसकी इंडियन इनकम चेन्नई से जो किराया मिल रहा है 16 लाख है, 15 लाख से ज़्यादा है, तो ये सिचुएशन में कवर्ड होगा। प्रीवियस ईयर में कम से कम 120 डेज, ये कर ही नहीं पाएगा, प्रीवियस ईयर में केवल 35 डेज ही रह रहा है, तो ये नॉन रेजिडेंट होगा। आपका आंसर होगा मिस्टर जेड, यहाँ पे नॉन रेजिडेंट बोले जाएंगे। कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट है तो आप पूछें। देखिए आंसर लिखा है, ही इज़ अ नॉन रेजिडेंट। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप इस वीडियो को थोड़ा पॉज करके थोड़ा ध्यान से समझिएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा, मैं उसको दोबारा रिवाइज़ करा दूंगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।